प्यारे बच्चों और विद्वज्जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय लिखते हैं, उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश। लेखक परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1983। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक प्रसिद्ध कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। चलिए उनका प्रमुख रचना देख लेते हैं। काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है। उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये प्रसिद्ध उनके उपन्यास है। बकरी उनके प्रसिद्ध नाटक है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। वे एक अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, मान पत्रिका में उप संपादक और पराग पत्रिका में संपादक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट करता है। उन्होंने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया। भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की 12वीं पीढ़ी को देने के उद्देश्य से उन्होंने इस पाठ की रचना की। लेखक इस पाठ द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन कर जाना चाहते हैं। पाठ का सारांश हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है फादर बुल्के के निधन से लेखक का दुखी होना। फादर बुल्के का व्यक्तित्व, परिमल संस्था से जुड़ी यादें, बड़े भाई और पुरोहित के रूप में फादर, उसके बाद सन्यासी का पारिवारिक परिचय, फादर बुल्के की कर्मभूमि भारत, अपनत्व भरा व्यक्तित्व, फादर बुल्के की मृत्यु और अंतिम संस्कार। फादर बुल्के के निधन से लेखक का दुखी होना। लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद यानी एक गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछे कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हुआ? प्रभु में विश्वास ही उनका अस्तित्व था। फिर वह शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दी? लंबी और पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें जिसे बाहें खोले गले लगाने को आतुर, ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर जो हर एक के लिए प्रिय था। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे, जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे।
फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता। उनको देखना ऐसा लगता जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा लगता जैसे कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। परिमल संस्था से जुड़ी यादें। लेखक को वह दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते। बड़े भाई और पुरोहित के रूप में फादर किसी भी सदस्य के घर कोई उत्सव और संस्कार हो तो वह बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया। उस समय ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी रचना पढ़ ली है, अपने विचार प्रकट करते। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश में ममता और प्यार से लबालब भी देखा। सन्यासी का पारिवारिक परिचय। आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। जब घर में 2 भाई, एक बहन, माँ और पिता सभी थे। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी, जिसे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में अधिक लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उनकी बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता थी, जिसे विचारों से प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के की कर्मभूमि भारत। प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। वह इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने धर्मगुरु के पास गए। सबसे पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और फिर इलाहाबाद से एमए किया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया। बाद में यह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। बीमार पड़े, फिर पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर दुनिया से अपनत्व भरा व्यक्तित्व
फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करती थी। फादर बुल्के की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से ललहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है।